हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 मई और हम लोग पढ़ेंगे 11 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज का पहला सवाल है, मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से माँ की निस्वार्थ ममता, सेवा और प्यार को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दरअसल 20वीं शताब्दी में फिलाडेल्फिया में रहने वाली एक बेटी एना जार्विस ने अपनी माँ एना रिव्स की याद में कुछ ऐसा किया जिससे कि यह दिन खास बन गया। दरअसल एना की माँ ने अपना जीवन महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और गुलामी हटाने की वकालत में बिताया था। साल 1905 में एना रिव्स की मृत्यु हो गई। तब बेटी जार्विस ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और 12 मई साल 1907 को एना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्ट चर्च में अपनी मां की याद में एक सभा आयोजित की। इस सभा के लगभग 5 साल के भीतर अमेरिका के लगभग हर राज्य में यह दिवस मनाया जाने लगा। साल 1914 में यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलिडे के रूप में घोषित कर दिया। मई के सेकेंड संडे को मदर्स डे के रूप में मनाने के लिए इन्होंने एक उद्घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मई के दूसरे रविवार को प्राचीन ग्रीक और रोमन परंपरा की वजह से भी यह दिन मई के दूसरे रविवार को मनाने के लिए चुना गया। पहली बार यह दिवस साल 1908 में मनाया गया। आगे चलकर इस दिवस को बढ़ते बाजारीकरण की वजह से एना जार्विस ने मनाने से इनकार कर दिया और इस दिवस को समाप्त करने के भी प्रयास किए, बट फिर भी लोगों ने इसे मनाना जारी रखा। लेकिन आज तक एना जार्विस का परिवार इस दिवस को नहीं मनाता है क्योंकि एना जार्विस का उद्देश्य सिर्फ अपनी मां को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई के दूसरे रविवार को। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो भारतीय शहर कोझिकोड को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब पहले जानते हैं WHO का वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क है क्या। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क, इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी। यह उन शहरों और समुदायों को जोड़ने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी जो कि अपने पर्यावरण को आयु के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। वर्तमान में इस नेटवर्क में 50 से ज़्यादा देशों के शहर शामिल हैं। कोझिकोड को उसके प्रयासों, शहर में वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल पार्कों, अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रसार और सहायता सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग करने के लिए चुना गया है। थोड़े शब्दों में कहें तो केरल के कोझिकोड शहर द्वारा अपने शहर के माहौल को बुजुर्गों के लिए तैयार किया गया है और सूचना प्रसार और सहायता सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोझिकोड। अब केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वर्तमान गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। केरल का सबसे बड़ा शहर है कोच्चि और कोच्चि का जुड़वा शहर है एर्नाकुलम। दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कवचम हाल ही में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और हाल ही में देश में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य भी केरल बना है। हाल ही में देश के पहले ट्रांसशिपमेंट हब और गहरे पानी वाला कंटेनर टर्मिनल विझंजम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है।
अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आदि शक्ति अभियान की शुरुआत हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। इस अभियान के लिए 10.50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दरअसल अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जन्म स्थान चौंडी महाराष्ट्र में आयोजित बैठक में यह घोषणा की गई। इस अभियान का उद्देश्य है कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और मौजूदा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और जागरूकता को सुचारू बनाना। अहिल्याबाई के नाम पर स्मारक, डाक टिकट और लोगो भी जारी किए गए इस बैठक के दौरान, और अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की भी घोषणा की गई। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई साल 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी में हुआ था। अहिल्याबाई होलकर मध्य क्षेत्र में मालवा क्षेत्र की रानी थी। मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं के निर्माण और विकास के लिए जानी जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए अस्थायी तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विश्व बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ बोर्ड में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। दरअसल केवी सुब्रमण्यम की 3 साल के कार्यकाल से 6 महीने पहले उनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया। दरअसल केवी सुब्रमण्यम अपनी पुस्तक इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के प्रचार को लेकर और आईएमएफ की डेटा सेट पर उठाए गए सवालों को लेकर इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड सदस्य देशों या देशों के समूहों द्वारा चुने गए 25 निदेशकों से बना होता है। अब आईएमएफ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना साल 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 189। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका कार्य है विश्व की वित्तीय बाजार की निगरानी करना, और आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमेश्वरन अय्यर। अगला सवाल है, कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान परोपकारी कार्यों, प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और जरूरतमंद लोगों को घर लौटाने और उनके आवश्यक सेवाओं तक पहुंच दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और कोविड के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और दूसरी चिकित्सा सेवाएं भी इनके द्वारा प्रदान की गई, जो कि अपने चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से भी इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और आपदा राहत के क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व किया। इन्हें यह सम्मान 72वें मिस इंडिया प्रतियोगिता के अंतिम दिन, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है, कि हैदराबाद के हाईटेक्स एरिना में सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। अगला सवाल है, हाल ही में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ लोक कलाकारों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग कलाकारों को 10,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना के लिए लाभ की शर्तें क्या है? तो परिवार पहचान पत्र में 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है और सालाना आय 1,80,000 होने पर 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जबकि 1,80,000 से 3 लाख तक होने पर प्रति माह 7,000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के वरिष्ठ कलाकारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला सवाल है, हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित यह पुस्तक उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में कुछ और पुस्तकों को भी लॉन्च किया गया है, उसे देखते हैं। उनके लेखक कौन हैं? तो चुनौतियां मुझे पसंद है के लेखक हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एआई ऑन ट्रायल के लेखक हैं सुजित कुमार और तौसीफ आलम। आई एम के लेखक हैं गोपीचंद पी हिंदुजा। संसद शक्तियां कार्य एवं विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के लेखक हैं डॉक्टर के.एस. चौहान। और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जीवनी जो कि है वेंकैया नायडू और स्टेट्समैन, इसके लेखक है संजय किशोर। इसे भी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों के लिए ज्योति योजना शुरू की गई है? तो केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के उद्देश्य से ज्योति योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समावेशी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें शामिल है स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन करवाया जाएगा, जबकि 6 वर्ष से अधिक के बच्चों का स्कूलों में नामांकन करवाया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 35 लाख से अधिक प्रवासी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अब केरल, तो केरल को हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ रहने देते हैं। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 8 मई। अगला सवाल था मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला सवाल था हाल ही में सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 66वां। अगला सवाल था कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ भारत के पहले अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का हिस्सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी राजस्थान। अगला सवाल था दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल था भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी रोहित शर्मा।